के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे दर्शकों हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। ट्रंप अब तक ईरान को क्या क्या नसीहत दे रहे थे, अब उसी समुद्री रास्ते पर अमेरिका ने खुद तालाबंदी कर दी है। इस्लामाबाद में बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का धैर्य जवाब दे गया है। आपको बताएं कि अमेरिकी नौसेना जो है उन्होंने हॉर्मुज की घेराबंदी कर दी है और वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों का जो रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और इसी समुद्री रास्ते से दुनिया के तेल व्यापार का 1/3 हिस्सा होकर गुजरता है। ईरान ने परमाणु समझौते और प्रतिबंधों को लेकर कड़ा रुख अपना रखा है, जिसके जवाब में ट्रंप ने अब इकोनॉमिक स्ट्राइक के बजाय अब कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक ब्लॉक का रास्ता चुना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने अपनी रणनीति में यूटर्न क्यों ले लिया। कल तक जो अमेरिका ईरान से बिना शर्त रास्ता खुला रखने की मांग कर रहा था, आज वो खुद उसे बंद करने पर क्यों आमादा है। इस कदम ने न केवल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो क्या होगा, कच्चे तेल की कीमतों में आग लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया को ये झुलसा सकती है। तो क्या ट्रंप का ये फैसला ईरान को घुटनों पर लाने के लिए है या एक ये नए महायुद्ध की आहट है। और देखिए बात की जाए तो अब यहां पर क्या कर रहा है अमेरिका, चलिए इसको भी जान लेते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानेंगे कि आखिर समुद्र में अमेरिकी नाकेबंदी की क्या फिलहाल तस्वीरें सामने आई है और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। खाड़ी इलाकों में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी है। पहले ही ट्रंप ने कहा था शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी नौसेना ने की बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, देखिए यहां पर इसकी शुरुआत हो गई है। ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को रोक दिया गया है अमेरिका के द्वारा। ये पढ़िए आप, समुद्र में अमेरिका की नाकेबंदी। असली घेराबंदी ओमान की खाड़ी में की गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के बाद जहाज जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत बीच रास्ते करते हैं इंटरसेप्ट। जी हां, यहां इंटरसेप्शन होता है और ओमान की खाड़ी बनी अमेरिकी लक्ष्मण रेखा। पकड़ो और वापस भेजो की रणनीति पर यहां पर सैनिक काम कर रहे हैं। तो देखिए ये तमाम जानकारी हमने आपको दी कि नाकेबंदी में क्या क्या तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है और किस तरीके से यहां पर नाकेबंदी को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दिया था। अब आते हैं कि समुद्र में अमेरिका की नाकेबंदी है, उसके बाद क्या होगा आगे। जी हां, मतलब अगर बात की जाए हॉर्मुज की नाकेबंदी क्यों कर रहा अमेरिका, इसको भी चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये नाकेबंदी क्यों हो रहा है और अमेरिका यहां पर क्यों तैयार तत्पर नजर आ रहा है। साल 1970 से बात करें 2022 तक, जी एक बार चलिए आंकड़ों के हिसाब से भी आपको बताएंगे कि यूएस के खाड़ी देशों से तेल आयात होता है। हॉर्मुज की नाकेबंदी क्यों कर रहा है अमेरिका। साल 1970 से 2025 तक यहां पर कहा जा रहा है 35% का अनुमान है। 25 से मौजूदा वक्त में 8 से 10% का अनुमान है। कितना तेल आयात करता है ये हम आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब इराक से रोजाना 5 लाख बैरल तेल लेता है यूएस। जी हां, जहां जबकि खुद 50 लाख यहां बैरल का रोजाना निर्यात करता है यूएस। बात की जाए मतलब साफ है, अब यूएस ऊर्जा जरूरत के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। यह जाहिर सी बात है कि ऊर्जा के लिए अब मिडिल ईस्ट पर यूएस निर्भर नहीं है। बाकी देशों की आपूर्ति नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हॉर्मुज के रास्ते करीब 75% तेल आपूर्ति करता है चाइना। अब देखिए चाइना की आप खबर पढ़िए, चाइना यहां पर हॉर्मुज के रास्ते से यहां पर फीसद यहां आयात करता है और जहां भारत कच्चे तेल की आपूर्ति का 60% यहां से आयात करता है। जापान, दक्षिण कोरिया काफी हद तक हॉर्मुज के रास्ते पर निर्भर है। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके साथ यूएस हॉर्मुज के जरिए प्रतिस्पर्धी देश को परेशान कर रहा है। यही कर रहा है अमेरिका, प्रतिस्पर्धी देश को परेशान करने की नौबत तक आ गई है क्योंकि ये जो जंग है वो आगे बढ़ रही है। साल 1970 से 2025 तक यहां कहा जा रहा है कि 35% का अनुमान है, यानी कि यूएस का खाड़ी देशों से तेल आयात कितना होता है 25 से मौजूदा वक्त में 8 से 10%, 8 to 10% फिलहाल। इसके साथ सऊदी अरब इराक से रोजाना 5 लाख बैरल तेल लेता है यूएस। तो ये देखिए हमने आपको तमाम जानकारी दी कि आखिर जो नाकेबंदी है वो क्यों कर रहा है अमेरिका और ईरान को घेरने की जो तैयारी है वो कितनी खास नजर आ रही है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून आपको। और पहला सवाल त्यागी सर आपसे यही होगा कि अब ट्रंप के चक्रव्यूह में क्या ईरान फंसेगा, नाकेबंदी आपको कितनी असरदार लग रही है सर। यही असलियत में ईरान के लिए गई है, क्योंकि ईरान का जो तेल है वो करीब करीब 70% जाता है चाइना को
और इस नाकेबंदी से चाइना को भी नुकसान होगा जो अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, और ईरान को भी नुकसान होगा क्योंकि उसके तेल का पैसा नहीं मिल पाएगा, तेल रुक जाएगा। इसलिए ये नाकेबंदी की गई है ताकि ईरान, जिसमें इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी कि वहां प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट होने के बाद फिर युद्ध हुआ, और युद्ध में और भी ज्यादा खराब हो गई। और अब अगर तेल की के पैसे भी उसको एक हफ्ते भी नहीं मिलते हैं तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, यानी कि फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। तो कुल मिला के अमेरिका का एम ये है, ये जो नाकेबंदी की गई है वो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए की गई है। और जी। ये मुमकिन भी है क्योंकि खुद ट्रम्प इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में, बल्कि वो तो अगले 2 दिन ही कह रहे हैं कि 2 दिन में या तो यूरोप में या एशिया में ईरान के साथ बात होने वाली है, राइट। यानी कि या तो जिनेवा में या इस्लामाबाद में। और पिछली बार जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, वो करीब करीब पूरी हो गई थी। उसका एक अगर लास्ट का आप देखें तो अमेरिका ने कहा कि भाई तुम 20 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट जो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा होता है वो नहीं नहीं करेंगे। करोगे, उसने बिल्कुल। कहा सर इसको थोड़ा कम कर दीजिए, 20 की जगह इसको 10 साल से कम कर दीजिए। बस ये वाले पॉइंट के ऊपर कुछ हुआ और जिसकी वजह से वो रुक गया। इसका मतलब ये कि जो फ्रेमवर्क था आपस में डिस्कशन का, वो करीब करीब पूरा हो चुका था, यानी अब पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अब और उस टाइम कहा गया था कि वी वर इंचिंग फॉरवर्ड, केवल इंचों में दूर रह गया था समझौता। तो अब अगर ये समझौता हो जाता है तो दुनिया के लिए बेहतर होगा। मगर अगर इस समझौते में कल को कोई ये कहता है कि अमेरिका का कंट्रोल होगा या ईरान का कंट्रोल होगा या दोनों का कंट्रोल होगा, ये तीनों चीजें दुनिया को मंजूर नहीं है, और हिंदुस्तान को तो बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि हम एक अफेक्टेड पार्टी है। दुनिया का वहां से 20% तेल गुजरता होगा, हमारा तो 50% गुजरता है। हाँ। हमारे फर्टिलाइजर, हमारे हीलियम, हमारे तो वहां से बहुत व्यापार होता है। लिहाजा हो सकता है कि अगर ये अभी भी उसके ऊपर कंट्रोल की बात करते हैं तो बिल्कुल। फिर हिंदुस्तान मलक्का स्टेट को बंद कर देगा, ये अमेरिका को पता लग जाएगा। फिर बहुत सारे हैं जिब्रा, मतलब और देश भी फिर आ जाएंगे, सब टोल वसूलने लगेंगे। एक जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द सी, वो खत्म हो जाएगा। ये तो एक पूरा जंगल राज शुरू हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे किसी भी एक देश के कंट्रोल को स्वीकार कर लिया। लिहाजा ना अमेरिका ना ईरान, दोनों को कोई अधिकार नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नियंत्रण करने का। जो उसमें माइंस वगैरह लगी है ठीक है वो कंबाइंड एफर्ट से सर, हटाई जा जरा सकती रहिए हमारे साथ। कुछ और दर्शकों को जानकारी मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। दूसरा सवाल मेरा भी तैयार है। और अगर बात की जाए तो आप देखिए, बताने की आपको बारी आ गई है कि ये जो ट्रंप का चक्रव्यूह, दर्शकों अब क्या होगा आगे, ईरान पर आर्थिक वार किस तरीके से होने वाला है। और चलिए इसको समझते हैं, ईरान पर आर्थिक वार क्या होगा। बाहरी घेरा, ओमान की खाड़ी, अरब सागर में युद्धपोत तैनात है, ऑब्वियस सी बात है। और ये यहां पर बीते 2 दिनों से तैयारी हो रही है। 4 डिस्ट्रॉयर और 2 क्रूजर की भी तैनाती हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। एंटी शिप मिसाइलों को ट्रैक कर नष्ट करने में भी सक्षम है ये, और ये अमेरिका की तकनीक है। देखिए, स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती हो गई वापस से। युद्ध की शुरुआत में भी वहां पर तैनाती हुई थी यूएसएस अब्राहम लिंकन की, वापस इसकी शुरुआत हो गई है। 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी बढ़ावा दिया गया है। ईरानी माइंस से निपटने का ऑपरेशन जारी है, और ये है राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन नंबर 2 आप कह सकते हैं। माइंस स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। आगे बताती हूं, परमाणु पनडुब्बियां समंदर में नजर रख रही हैं, ईरान पर इससे नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ओमान की खाड़ी, अरब सागर में युद्धपोत तैनात है। कर्नल सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इस चर्चा में। और सर, आपके पास आते हुए देखिए, एक बात की जाए तो क्या हम इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नंबर 2 कह सकते हैं, क्योंकि एक वार्ता तो फेल हो गई। हालांकि अब खबरें सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में फिर से पीस टॉक होने वाला है। और इधर भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी 30 मिनट की फोन लाइन के जरिए बातचीत हुई है। सर, कैसे देख रहे हैं आप, और क्या आपको लगता है कि पनडुब्बियों के द्वारा जो ईरान पर नजर रखी जा रही है, ईरान को अलग अब यहां स्तर पर तैयारी करनी होगी? व्हाट डू यू से? जी जी, अगर मान लीजिए ईरान तैयार भी हो जाए कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हट जाता हूँ, पर उसने जो वहां पे माइंस लगा दी है, उन माइंस को वो खुद भी लगा के भूल गया है। कारण ये है
कि जिन 16 जहाजों से वो माइंस लगाई गई थी उन्हें अमेरिका ने नष्ट कर दिया। अब उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी नहीं है। और दो तरह से माइन लगाई जाती है, या तो ड्रिफ्टिंग माइन है या एंकर्ड माइंस है। जो ड्रिफ्टिंग माइंस है वो इन्फ्लुएंस से होती हैं, या तो ध्वनि के सेंसर होते हैं, और या उसमें मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय आकर्षण के सेंसर होते हैं। इसको हटाने की टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है। यानी कि लगा तो दी पर हटाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के पास है या ब्रिटेन के पास है। तो अमेरिका ने इसके ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। ऐसे बिल्कुल। में ईरान को अमेरिका की मदद करनी चाहिए, ताकि कम से कम वो जो शिपिंग लेन है वो पूरी तरह से माइन से फ्री हो जाए और अल्टरनेटिव रूट लेने की आवश्यकता न पड़े। इस ये काम शुरू भी किया है अमेरिका ने, लेकिन अगर कोई ईरान की तरफ से गड़बड़ होती है, या जैसे उन्होंने अपने केशम आइलैंड या अबू मूसा आइलैंड या लारेक आइलैंड, इनकी नीचे टनल्स के अंदर अपनी माइक्रो सबमरीन, अपने नेवल ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल लगा रखी हैं। अगर ईरान ने उनमें से किसी से अमेरिकन शिप के ऊपर कोई हमला किया, तो फिर ये एक बड़े युद्ध में यहाँ ही बदल जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अच्छा, मतलब सर आपको जी लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है, मतलब ऐसी जी विध्वंस की तस्वीरें सामने नहीं आने वाली है। इसके पहले जी हो सकता है कि दोनों देश के बीच में वार्तालाप हो जाए, आप ये कह रहे हैं? जी 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 हम्म। जी जी, मैं यही यही कह रहा हूँ। देखिए, एक बात है, ईरान के पास एक ऐसा वो आइटम है, उनके पास माइक्रो सबमरीन है। ये सबमरीन में इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगा है। इनकी आवाज कम होती है। ये हम्म। उथले पानी में, शैलो वाटर में रहती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शैलो वाटर है, डीप वाटर नहीं है ज्यादातर। तो ये उसमें रहती हैं, और इनमें ओके। मिसाइल दागने की भी, माइन लगाने की भी, और एम्बुश करने की भी क्षमता रहती है। यानी कि ये दुश्मन के किसी भी ट्रांजिट होते हुए जहाज को एम्बुश कर सकती हैं। ये एक बड़ा खतरा है। और ये ईरान की जो माइक्रो सबमरीन थे, ये अभी तक पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। हालांकि उसके 150 से ज्यादा बड़े बड़े नेवल शिप नष्ट कर दिए गए हैं, ड्रोन कैरियर नष्ट कर दिया गया है। लेकिन माइक्रो सबमरीन, स्पीड बोट, सुसाइडल स्पीड बोट, और कुछ एंटी शिप मिसाइल, ये अभी भी ईरान के पास हैं। ईरान ने इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर ईरान इस्तेमाल करता है, तो ईरान में इतना नुकसान हो चुका है कि इसके बदले में जो नुकसान होगा वो 10, 20, 50 केजी या 100, 200 केजी में नहीं। हर हाँ। बम जो अमेरिका और इसराइल से गिरा है वो 1000 केजी से ज्यादा का है। यानी कि 1 टन, 2 टन। और ऐसे 25,000 टारगेट उसके नष्ट हो चुके हैं। अगर दूसरे युद्ध में 25,000 और हो गए, तो ईरान वाकई करीब करीब माइनर पाषाण युग में चला जाएगा। लिहाजा इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझेंगे। और आईआरजीसी को तो अब साइड में कर देना चाहिए। आईआरजीसी में तो ईरान है ही नहीं। ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है ना जी। इसमें ईरान थोड़ी है। ये तो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ही दूसरे देशों में जाके आतंकी संगठनों को खड़ा करना, उनको वेपन देना, ट्रेनिंग देना, पैसे देना, और फिर उस देश में उससे उपद्रव करवाना। यमन के अंदर हुती यही कर रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्ला यही कर रहे हैं, गाजा में हमास यही कर रही है, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या अल बदर यही कर रहे हैं। मीन्स सीरिया हो या कोई देश हो मिडिल ईस्ट का, वहां पे ईरान में के ये जो आईआरजीसी है ये कर रही है। अगर आईआरजीसी को अलग किया जाए, तो ईरान एक बहुत बेहतरीन देश है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पेजेस्कियन या अरागची, जब ये इन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा कुछ समय पहले, कि हम अपने नेबरिंग देशों से माफी मांगते हैं, हम उनके ऊपर अब आगे अटैक नहीं करेंगे। तो यही आईआरजीसी ने ये कह दिया था कि नो, देश की, ईरान की जो सिक्योरिटी है और इसका जो फॉरेन पॉलिसी है, ये दो मामलों में पॉलिटिकल लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। इसमें फाइनल पावर केवल आईआरजीसी या सुप्रीम कमांडर के पास है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो पेजेस्टियन है और जो अराक्ची हैं, ये वो तो बोल रहे हैं जो आईआरजीसी इनसे बुलवा रहा है, ये बेचारे अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं। हम्म।
लेकिन टीपी त्यागी सर, देखिए एक और मेरा आपसे सवाल होगा। पहले तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते दिन ये कह रहे थे, जब उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात नहीं हुई थी, कि हमने ईरान को 20 साल पीछे कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि समुद्री रास्तों में जो नाकेबंदी हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि हम युद्ध करेंगे और हमने कानूनों का उल्लंघन हम करते जाएंगे और कोई देश इस पर हमें नजरों नहीं उठाकर देखेगा। अब ऐसे में अमेरिका के जो दांव पेच फंसे हुए हैं, कहा जा रहा है कि समुद्री रास्तों का उल्लंघन अमेरिका ज्यादा कर रहा है। इसको जरा दर्शकों को समझाइए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर ईरान के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकना इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी, दैट इज कॉल्ड एलओसी, लॉ ऑफ द सी का उल्लंघन है, तो जो अमेरिका कर रहा है ये भी तो नाकेबंदी है, ये भी उसका उल्लंघन है। और अमेरिका ने तो इससे पहले किया। क्या उसने वेनेजुला के चारों तरफ इसी तरह से नाकेबंदी नहीं की थी? क्या वहां की जो बोट थी उसमें लोगों को ये कहकर कि ये ड्रग ले जा रहे हैं, बगैर किसी सबूत के आर्बिट्रेरली खुद ही प्रोसिक्यूटर बन गए, खुद ही डिफेंडर बन गए, खुद ही जज बन गए और उन्होंने उनको मार दिया। और ऐसे एक दो नहीं, 100 लोगों को मारा गया और ऐसी कम से कम 10 बोट को उन्होंने निशाना बनाया। तो इन्होंने लॉ ऑफ द सी का जो उल्लंघन किया है, मैं समझता हूँ यकीनन ईरान से ज्यादा किया है, लेकिन किया तो दोनों ने है। और ये लॉ ऑफ द सी का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। और अब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि चाइना ने कहा है। चाइना में रशिया के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, नॉर्थ कोरिया के भी शायद गए हैं। चाइना ने अब अपनी 4 शर्तें रखी हैं, 4 कंडीशंस रखी हैं। एक तो उसने रखी है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का असली मतलब क्या है कि भाई मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज में उसमें अमेरिका अपने मिलिट्री बेस क्यों बनाता है? क्या वो उनकी सॉवरेनिटी का ब्रीच नहीं है? नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने रखा है नॉन इंटरफियरेंस। नॉन इंटरफियरेंस का मतलब उनका ये है कि क्या सऊदी अरबिया में ईरान के हूतियों ने उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले नहीं किए, यानी कि एक कंट्री दूसरे में इंटरफियर कर रहा नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल फ्री नेविगेशन होना चाहिए, ये जरूरी है। और ये इसलिए कहा गया है कि ईरान भी समझ ले कि ना उसे हक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का और ना अमेरिका को। यानी इंटरनेशनल जो वॉयज है वो सब जगह खुले रहना चाहिए, वरना बाबेल मंडेप हो या स्टेट ऑफ ताइवान हो या मलक्का स्टेट हो या जिब्राल्टर स्टेट हो, ऐसे 11 चौक पॉइंट है पूरे दुनिया में जहां पे ट्रैफिक को रोका जा सकता है और उनसे टोल लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा किया गया तो पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। उसको चाइना ने कहा है कि वो जंगल राज है, हम जंगल राज नहीं आने देंगे। सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी हो रहा है और ऐसा नहीं केवल अमेरिका ही कर रहा है, ईरान ने भी जो ये बात कही है कि हमारा एक अधिकार है, वो भी टोटली फॉल्स है। और यही वजह है कि अब बाकी देश इसमें कूदते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर जिस तरीके से ईरान ने इनोसेंट पैसेज बनाम ट्रांजिट पैसेज को आगे बढ़ाया है, बताया है, तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि कानून के मुताबिक अब ईरान को भी आगे नहीं आना चाहिए जिस तरीके से वो अमेरिका को हड़का रहा है? हालांकि देखिए ये जायज इसलिए क्योंकि दोनों देश अभी युद्ध में हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि रशिया जैसे यहां पर पावरफुल कंट्रीज को दोनों देशों को नियम कानून को समझाना चाहिए? आखिर कैसे कोई उल्लंघन कर सकता है? बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। ये जिम्मेदारी रशिया की भी बनती है, बिल्कुल। क्योंकि रशिया ने कहा है कि हम आपस में मीडिएशन करने के लिए हाँ। तैयार है। हाँ। अगर तैयार है और मीडिएशन के लिए तैयार है तो मीडिएशन की बात वो ही कर सकता है जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि वे दोनों पार्टी को समझा सके। ये पाकिस्तान के पास शक्ति नहीं थी और पाकिस्तान का पुराना चरित्र जो है वो चूंकि षड्यंत्र और चंदे और झूठ पे टिका है, एब्सोल्युटली। क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसी वजह से वो वार्ता वहां पे टूट गई। उसने झूठ बोल दिया, अमेरिका को ये कह दिया कि जो लेबनान है वो शर्तों में शामिल नहीं है और ईरान को ये कह दिया कि वो शर्तों में शामिल है, जिस वजह से वहां गड़बड़ हुई। लेकिन अगर रशिया मीडिएट करता है तो रशिया एक पावरफुल कंट्री है और वो ठीक होगा, वो मीडिएट करे या ना करे, लेकिन वो ये तो स्टैंड रखेगा कि भी किसी भी इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल वाटर वे को कोई रोक नहीं सकता।
टोल लेने का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, रोक भी नहीं सकता, ये भी नहीं कर सकता कि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, नाम पूछूंगा, उसके बाद अलाउ करूंगा। टोल लेना तो बहुत बात की बात है, तो ना टोल ले सकता, ना इस किस्म का काम कर सकता। बिल्कुल। और अगर ईरान ने ऐसा किया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अब वो पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि हमारे हित सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वैसे तो सऊदी अरेबिया की वो एक 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट लाइन है, वहां से भी हमको कुछ मिल सकता है, लेकिन हमारी पूरी पूर्ति जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। तो हमने बिल्कुल इंडियन बिल्कुल। नेवी किस लिए रखी हुई है? हम्म। हमारी इंडियन नेवी वहां पे जा सकती है। कल को अगर ईरान उसे नहीं खोलता है तो हम बता सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल इशू है और ये खुला रखना चाहिए। इससे हमारा और एशिया एशियन नेशंस का, और अगर हिंदुस्तान ने इस किस्म का आवाज भी दे दी ना, तो मैं कह रहा हूं कि जापान के, साउथ कोरिया के, ऑस्ट्रेलिया के सारे लोग साथ में आ जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक इनिशिएटिव लेने वाले आदमी की जरूरत है, जो अश्वमेध के घोड़े की उसको पकड़ सके, लगाम को आगे बढ़ के। और हाँ। उसकी जरूरत है। अगर हमारे हमको नुकसान होता है तो हमें अपने इंडियन नेवी को वहां पे भेजने में, हमने लास्ट टाइम भी तो जब रेड सी में हुआ था तब भी तो हमने अपने 3 जहाज भेजे थे ना, हमने अपने 30 वारशिप भेजे थे वहां पे। तो यहाँ पे भी हम पीछे क्यों हिचकिचाएंगे? जैसे चीजें चीजें टर्न लेती हैं वैसे वैसे एक्शन होते हैं। हम्म। हमारा एक्शन से ये भी होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्दी खुलने वाला है, ऐसा हमें आशा करते हैं, या तो रजामंदी से और या फिर बाय फोर्स। सर बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं आप, और एक विषय को जो शब्दों में आप समेट कर बताते हैं, बहुत ही सुगम तरीके से आप दर्शकों को समझाते हैं। लेकिन एक और सवाल मेरा है सर, आईएमएफ डरा रहा है, नया दावा आ चुका है कि आर्थिक मंदी होगी। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो पिछले साल के रिकॉर्ड से इस बार बताया जा रहा है कि 26 में आर्थिक मंदी आ सकती है अगर युद्ध कंटिन्यू रहा तो। सर ये जो आंकड़े हैं आईएमएफ के, कितना सीरियस लिया जाए? देखिए, ये तो आईएमएफ के आंकड़े तो निश्चित रूप से सीरियस लिए जाने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन लेकिन आईएमएफ की भी तो पार्शियलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए उसमें हम भी पैसे देते हैं, इंडिया भी देता है और देश भी देते हैं। जब वो पैसा इकट्ठा हो लेकिन जाता भारत है की तो स्थिति को फिर उन्होंने बेहतर बताया है, हाँ, भारत की स्थिति को बताया बेहतर। भारत की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन मैं हाँ। आईएमएफ पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि आईएमएफ की किटी में भारत भी पैसे देता है और देश भी देते हैं। उस पैसे को वो जिसे जरूरत है उसे देते हैं। जिसे जरूरत है वो एक ही देश बार बार आ रहा है, वो पाकिस्तान ने 20 बार से ज्यादा आईएमएफ उन्हें पैसे दे चुके हैं। ठीक है। वो उनके पूरे उसका भुगतान भी नहीं कर पाते, हम्म। उसके बाद भी वो उसे दिए जा रहे हैं। आईएमएफ के पैसे देने में शर्तें हैं, उन शर्तों के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट करना शामिल है, ठीक है सर। उसमें सब्सिडी ना देना शामिल है, मगर पाकिस्तान वो नहीं करता, उसके बावजूद वो दे रहा है। लिहाजा अब आईएमएफ के द्वारा दिए गई एडवाइजरी का ठीक है सर। हिंदुस्तान परवाह नहीं करता, हमारी इकोनॉमी ठीक है सर, बढ़िया माफी है। के साथ समय की कमी है। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मैं